नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर निम्न प्रकार के कोयले को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते हुए क्रम में। यानी इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों कि कोयला कोयला जो कि भारत में 98% कोयला ये कहा जाता है कि यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। शेष टर्शियरी क्रम की चट्टानों में यह पाया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, वह कोयला सबसे अच्छे प्रकार का होता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कोयले की 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में पाई जाती है। और आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक एंथ्रासाइट कोयला चीन में पाया जाता है। भारत में यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कोटा क्षेत्र में थोड़ा सा पाया जाता है। अभी हम मानचित्र में आपको बताएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है बिटुमिनस कोयला, जो कि भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। यानी कार्बन की मात्रा सबसे अधिक एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट। इसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के नेवली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सलेम इस्पात संयंत्र यहीं स्थापित किया गया। उसके बाद चौथा आता है पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है, जबकि लिग्नाइट में 55% तक, और वहीं बिटुमिनस में अगर हम बात करें तो करीब 75% तक कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन एंथ्रासाइट की बात करें तो 75 से 85% तक कार्बन की मात्रा होती है। अब ऐसे में यहाँ पर देख रहे हैं घटते क्रम, यानी सबसे अधिक किसमें होगा? एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है वह पीट कोयला। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर क्या होगा? उत्तर इसका डी होगा। यहाँ पर इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि सेंटर रिमूव्स 3 लिग्नाइट ब्लॉक्स इन तमिलनाडु फ्रॉम ऑक्शन लिस्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिग्नाइट पाया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सब गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पर गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये देख सकते हैं कि भारत में जो कोयले की खानों की बात की जाए तो जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तो झारखंड में झरिया सुना होगा, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा, चंद्रपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये सब कोयले की खानें हैं। इसी तरह से उड़ीसा में तालचेर, झारसुगुड़ा, रामपिया, मांड रायगढ़ रीजन, इसी तरह से रानीगंज आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो ये सब क्या है? कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे कोरबा आप देखेंगे, और वेस्ट बंगाल में मैंने बताया ही कि रानीगंज, इसी तरह से मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और तेलंगाना में सिंगरेनी, तमिलनाडु में नेवली मैंने बताया ही। तो इन सबको मानचित्र के आधार पर भी देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है वेदारण्यम मार्च 1930 में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में सविनय अयोग्य आंदोलन का एक हिस्सा था। दूसरा कथन है उन्होंने कांग्रेस पार्टी में नो चेंजर्स के समूह का नेतृत्व किया, जो वल्लभ भाई पटेल और अजमल खान के साथ इंपीरियल और प्रांतीय विधान परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के खिलाफ थे। तीसरा कथन है वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला कथन तो सही है। 1930 में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ? वेदारण्यम में। यानी उधर महात्मा गांधी जी नमक आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने भी पैरेलल यहाँ पर दक्षिण भारत में नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों, यहाँ दूसरे कथन में अगर हम बात करें तो नो चेंजर्स जो समूह था उसमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और एम ए अंसारी के नेतृत्व वाले विचारधारा के स्कूल को नो चेंजर्स के रूप में जाना जाने लगा था। तो नो चेंजर्स ने परिषद प्रवेश का विरोध किया था। वकालत की रचनात्मक कार्य पर एकाग्रता और बहिष्कार और असहयोग की निरंतरता और निलंबित सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की चुपचाप तैयारी की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अजमल खान
नहीं होगा इसमें। वल्लभ भाई पटेल, एम.ए. अंसारी, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों के नेतृत्व में यह नो चेंजर समूह था। और तीसरा, वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के वे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक, यानी ए सही होगा। दोस्तों, इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सभी समाचार पत्रों में आई हुई खबर है, राजा जीज ग्रैंडसन ज्वाइन बीजेपी। तो यह जो है महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। सी राजगोपालाचारी के ग्रैंडसन बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उसी से संबंधित हमने यहाँ पर खबरों को लिया है। तो सी राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी या सीआर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट दिए हैं, इन्हें आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसे भारतीय रेल द्वारा भारत की विशाल पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, यह ट्रेनें निजी कंपनियों और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा चलाई जाएंगी। तो इसमें दोनों कथन सही, अतः उत्तर इसका सी होगा। इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सभी समाचार पत्रों में आई हुई खबर है कि ए ट्रेन टू कश्मीर वैली अंडर भारत गौरव स्कीम। तो दोस्तों, ये भारत गौरव स्कीम, यह नवंबर 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग स्थापित किया जाएगा। और अब तक रेलवे के पास सिर्फ यात्री अनुभाग और माल अनुभाग हुआ करता था। और दोस्तों, इस योजना में आप यहां देख सकते हैं कि थीम बेस्ड पर्यटन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, जैसे रामायण रेलगाड़ी श्री राम से जुड़े विभिन्न स्थानों की यात्रा करवाएगी और इच्छुक पर्यटक एक ही यात्रा में श्री राम से जुड़े स्थानों को देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पहला कथन है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दोस्तों, पानीपत का पहला जो बैटल था 1526, जिसमें सल्तनत काल का कह सकते हैं अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। दूसरा है, जहीरुद्दीन बाबर की आत्मकथा बाबरनामा उसकी मातृभाषा चगताई तुर्किक में लिखी गई थी। यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा को तुझके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह तुझके बाबरी बाबर के तुर्क भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि यह भाषा बाबर की मातृ भाषा थी। तीसरा कथन है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया था। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सही है। दोस्तों, यह युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह और मुगल शासक अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे, वहीं मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति मान सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच यह युद्ध हल्दी घाटी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी भारत के राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों के मध्य स्थित अरावली पर्वतमाला की तराई में स्थित है और इस क्षेत्र की मिट्टी हल्दी के समान पीले रंग के कारण इसे हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इस युद्ध की बहुत महत्वपूर्ण खासियत यह है कि राणा प्रताप की तरफ से सेना का नेतृत्व हकीम खां साहब कर रहे थे, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। और इस तरह से इसमें जो है देख सकते हैं कि यह तीसरा कथन भी सत्य है। चौथा कथन है कि शाहजहां अशोक के बाद बल्ख और बदख्शा पहुंचने वाला पहला भारतीय शासक था। यह भी कथन एकदम सत्य है। तो इस तरह से यह चारों कथन सही है, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, एम्पायर बिल्डर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो खबर आई हुई है इसमें दिया गया है कि देश भर के प्रमुख भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के 250 से अधिक इतिहासकारों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलावों के खिलाफ एक बयान जारी किया है। दोस्तों, इस खबर में यही दिया गया है कि इन बदलावों में एनसीईआरटी ने मुगलों के इतिहास पर पूरे अध्याय के साथ गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे, नक्सली आंदोलन और दलित लेखकों के जिक्र को भी हटाया गया है। अब बढ़ते हैं 2008 में आया हुआ प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? एशियाई विकास बैंक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग,
कोलंबो योजना या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें अपना भारत जो है संस्थापक सदस्य है। तो पहला तो सही है। अब बात आती है दूसरा, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो दोस्तों यह जो है प्रशांत रिम में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक यह अंतर सरकारी फोरम है और एपेक की शुरुआत 1989 में हुई थी। इसमें एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती अन्योन्याश्रय और दुनिया के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय व्यापार के क्षेत्र में आगमन के जवाब में शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिली है, पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना है, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, इसमें भारत नहीं शामिल है। इसी तरह से कोलंबो योजना की बात की जाए तो यह योजना में भारत शामिल है, क्योंकि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक अंतर सरकारी प्रयासों की व्याख्या करता है। तो इस तरह से भारत इसका सदस्य है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात की जाए तो इसका भी सदस्य भारत नहीं है, क्योंकि यह 38 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है और विकसित देशों के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में अपना भारत इसका सदस्य नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? 1 और 3। अतः उत्तर क्या होगा? केवल 1 और 3, यानी ए सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे सिविल सेवकों का 360 डिग्री मूल्यांकन, यानी मद्रास हाई कोर्ट अपहोल्ड सेंटर्स 360 अप्रेजल सिस्टम फॉर आईएएस ऑफिसर, यानी मद्रास उच्च न्यायालय ने 2016 में केंद्र द्वारा शुरू की गई 360 डिग्री मूल्यांकन या बहुस्रोत प्रतिक्रिया प्रणाली की वैधता को बरकरार रखा है, ताकि राज्य सरकार की सेवा में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके, ताकि वे रिक्तियों के लिए आवेदन कर सके भारत सरकार में। तो इस तरह से न्यायमूर्ति VM वेलुमणि और V लक्ष्मी नारायण ने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को चुनौती देने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह खारिज कर दिया गया है। तो ये 360 डिग्री मूल्यांकन है क्या? तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आमतौर पर 360 डिग्री फीडबैक में कैंडिडेट के इमीडिएट मैनेजर रिव्यूअर सब ऑर्डिनेट बराबर के कम से कम 2 एम्प्लॉय और उसका खुद का इवैल्यूएशन शामिल होता है। तो मौजूदा ट्रेंड में क्लाइंट और वेंडर जैसे एक्सटर्नल सोर्स के फीडबैक को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों अक्सर इसका इस्तेमाल किसी प्रोफेशनल के परफॉर्मेंस और उसकी क्षमता का पता लगाने में किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान बनाने में मदद मिल सके। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री मूल्यांकन यह जो है एक तरह से देखा जाए तो आईएएस अधिकारियों के प्रदर्शन का यह आकलन करता है। तो ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने उस प्रणाली की वैधता को बरकरार रखा है। अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिग्नाइट कोयला भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।